बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स तमाम खैर वाफ़ियत के साथ हैं। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 27 स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स का। और आज का हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हमने इस टॉपिक की बेसिक्स को भी अंडरस्टैंड करना है और इसी के साथ इस टॉपिक से रेलेवेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यानी एप्लीकेशंस का, कि हमने इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एप्लीकेशनली यानी फिज़िकली जो है वो अपनी रियल लाइफ के अंदर कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है वो भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तो इसके अंदर हमारे पास दो फिनोमिना जो हैं वो आपस में रिलेट हो जाते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। तो उन चीज़ों को भी आपने याद रखना। अब देखते हैं कि हमारे पास वो प्रीवियस नॉलेज क्या है। लेट्स सी कि अगर मैं बात करूं अपनी रिफ्लेक्शन की, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर मेरे पास दो मीडियम हों और एक मीडियम इतना ज़्यादा डेंस हो कि आपके पास एक लाइट रे एंटर होने के बाद वापस अपने ही मीडियम के अंदर डाइवर्ट हो जाए, तो हम इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। इसी तरह सेकंड फिनोमिना के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास चेंज ऑफ मीडियम हो, एक लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे है वो यहाँ पर स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद अपना जो एंगल है उसको डाइवर्ट कर ले, तो फिर हम इस फिनोमिना को नाम देते थे रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये हमारी नॉर्मल रे होती थी और इन नॉर्मल रे के अकॉर्डिंग हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ड्रॉ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये भी हमने फिर इसके लॉज भी ड्राइव आउट किए थे। इसके अंदर हमने एक स्नेल्स लॉ ड्राइव किया था और एक पॉइंट हमारा दोनों के लिए कॉमन था कि जिसमें ये कहा जाता था कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अ सेम लाइन। हमने उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो साथ साथ याद भी रखना और उन्हीं को हम दोबारा से जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो हमारे पास था सेकंड लॉ के अंदर, रिफ्रैक्शन के जो लॉज थे उसके अंदर जो हमने सेकंड पॉइंट अपना डिस्कस किया था स्नेल्स लॉ का, उस स्नेल्स लॉ की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं ना तो वो हमें हेल्प करता है हमारा किसी भी मीडियम के लिहाज से हमारे क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, किसी के मीडियम के लिहाज से उसका जो क्रिटिकल एंगल है उसको मेजर करने के लिए और उसकी डेंसिटी के चेंज के लिए कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस कितना है। स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटली तौर पर कोई भी वेव, कोई भी लाइट रे जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन ये इंटरनली रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है? क्या हमें कोई ख़ास मीडियम बनाना पड़ता है? हमें किस तरह से जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारी जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करती रहे कॉन्टीन्यूसली? सेकेंडली, हम टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ क्यों करते हैं? ये डिफरेंट हमारे पास लॉजिक्स और फिनोमिनाज आते हैं जिनको हम अपने इस जो है वो टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट एक और पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रख लीजिए कि जब हम बात करते हैं अपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो उसमें हमारे पास ना कुछ फिनोमिनाज चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक गाइड करूँ, हमें सबसे पहले नंबर पर एक पॉइंट याद रखना है क्रिटिकल एंगल का, ताकि हम अपनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो करवा सकें। स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल क्या है? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये याद रखें, हमने पहले ये ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास एक लाइट रे इंसिडेंट रे की फॉर्म के अंदर आती है और यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाती है। स्टूडेंट, सेम फिनोमिना के लिए मैं अगर इसका एंगल चेंज करूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको मैं बढ़ा दूँ। फॉर एग्जांपल, बढ़ाने से क्या मुराद है? आप ये सपोज कीजिएगा कि अगर मेरे पास ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बढ़ाऊंगा। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जब देखते हैं हम कि हम अपने क्रिटिकल एंगल को बनाने के लिए यानी इंसिडेंट एंगल को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मैं अपने इस रे को
इंसिडेंट रे को एक स्पेसिफिक एंगल पर इतना ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इस एंगल को बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मैंने बढ़ा दिया कि हमारे पास जो बनने वाली रिफ्रैक्टेड रे थी वो बिल्कुल अलोंग दी लाइन जो है वो ट्रैवल कर जाए, अलोंग दी एक्सिस ट्रैवल कर जाए। तो अब देखें कि आपके पास ये एंगल कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे का। तो इस फॉर्म में फिर हम इसको नाम देते हैं कि नाउ दिस इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, कि जब हमारी इंसिडेंट रे किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होने की कोशिश करे और उस दौरान एंगल ऑफ इंसिडेंट की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल बेंड हो जाए नॉर्मल यानी 90 डिग्री एंगल पर, जो कि ये 90 डिग्री शो करता है, तो फिर हम इसके स्टूडेंट नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। लेकिन हमें क्रिटिकल एंगल से फ़ायदा नहीं है, हमने टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है। उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब हम एक थर्ड केस बना लेते हैं और इस थर्ड केस के अकॉर्डिंग हम ये कंसिडर करते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आपकी एक लाइट रे जो है वो एंटर होना चाह रही है, नाउ दिस इज़ इंसिडेंट रे, मैंने इसका एंगल क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ही हमने इसकी ये फिनोमिना को इस तरह से और बढ़ाया तो ये भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे ही ये और ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारे पास जो हमारी रे है वो हमें इस तरह से इंटरनली रिफ्लेक्शन की फॉर्म में नज़र आएगी। तो अब इस फिनोमिना को कि हमने रिफ्रैक्शन को शिफ्ट कर दिया रिफ्लेक्शन के अंदर, तो हम इस फिनोमिना को नाम देते हैं स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो स्टूडेंट फाइनली हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिफरेंट केसेस से कंक्लूड ये किया कि हमारे पास अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें अपने मीडियम में जो इंसिडेंट रे होगी, इस इंसिडेंट रे का एंगल इतना ज़्यादा बढ़ा देना है, यानी वी हैव टू चेंज और इंक्रीज़ इट फ्रॉम द क्रिटिकल एंगल, कि ये क्रिटिकल से भी बढ़ जाए तो फिर हमारी जो एंगल की रिफ्रैक्शन होगी वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारे पास ये फिनोमिना कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। लेकिन ये टोटल इंटरनल क्यों था, क्योंकि ये अपने ही मीडियम के अंदर वापस रहा। अब हम अगर इसकी एप्लीकेशनल एग्जांपल्स को डिस्कस करें कि हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं या हमें इसका फ़ायदा क्या है, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट आप ये याद रखिएगा, ये आपके सामने आपको एक एप्लीकेशनल एग्जाम्पल के लिए एक बताया जा रहा है। एप्लीकेशनल एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ टॉपिक्स हमारी बुक के अंदर अवेलेबल हैं, उनमें से हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट तरह की है। इसमें हमारे पास ग्रेडेड फाइबर भी होती है और मल्टी ग्रेडेड फाइबर भी होती है। अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर की पिक्चर शो करवाऊं तो ये स्टूडेंट आपके सामने है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर एंड दिस इज़ द मल्टी कोडेड और मल्टी ग्रेडेड फाइबर। और ये थर्ड ऑप्शन पे जो आपको मिल रही है, ये स्टूडेंट आपके पास ऑप्टिकल फाइबर का एक पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं कि ओरिजिनली आपके पास जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है वो किस तरह से बनी होती है। सबसे पहले हमारे पास इंटरनल पार्ट के अंदर एक ग्लास फाइबर है, सेकंड नंबर पे हमारे पास फिर क्लैडिंग है और फिर हमारे पास कोर आ जाती है, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारे पास और भी इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जिनके अंदर हम लोग जो है वो एयर का मीडियम भी ऐड कर देते हैं, जैकेट्स ऐड कर देते हैं। तो इस तरह की हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ की जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करने का मकसद क्या है स्टूडेंट, हमारी जो लाइट रे है हमें ये पता है फॉर एग्जांपल कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी अर्थ का ग्लोब जो है वो सर्कुलर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने एक शहर से लाहौर से कराची तक कोई भी एक लाइट रे की फॉर्म के अंदर एनर्जी या डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो फिर मैं अपनी इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करना चाहता। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डाटा वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ और ट्रांसफ़र करने के लिए मैं लाइट रे को यूज़ करूँ सिर्फ इस वजह से कि लाइट रे के सिग्नल की स्पीड जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट है, मैं इस वजह से इसको यूज़ करूँगा कि मेरा डाटा बहुत ही जल्दी से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैंने किसी भी पैकेट की फॉर्म के अंदर एक लाइट रे जो है
उसका एक पैकेट बना लिया और मैं अपने डाटा को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अब देखें कि लाइट रे हमेशा ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। और फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास आपके जो सिग्नल्स के अंदर या ये आपके रीजन के अंदर लाहौर शहर यहाँ पर हो और कराची यहाँ पर हो और इसके अंदर अप एंड डाउन्स भी आती हों, तो आपकी जो लाइट रे है फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। रास्ते में रुकावट है, जहाँ रुकावट आएगी वहाँ पर रुक जाएगी। आप उसको इस तरह से एक पूरा का पूरा पैराबोलिक फॉर्म के अंदर भी नहीं भेज सकते, प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में, क्योंकि ये भी स्ट्रेट नहीं है। अगर आप इसको इस वक्त ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि लाइट जो है वो डिफरेंट एंगल्स पे या डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो है वो ट्रैवल करे, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाए। तो अपनी लाइट रे की फॉर्म के अंदर हमने अपना जो डाटा था उसको ट्रांसफ़र करने के लिए स्टूडेंट एक ऑप्टिकल फाइबर की जो है वो एक एप्लीकेशनल एग्जाम्पल हमने ड्रॉ की, बना ली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल भी रही हमारे लिए, और आज हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। स्टूडेंट, ऑप्टिकल फाइबर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो आपके पास ये एक फाइबर है जिसके अंदर लेयर्स बनी हैं। ये स्टूडेंट इसकी माउथ एंट्रेंस है, इसको हम स्टूडेंट नाम देते हैं क्लैडिंग का। ये वाली साइड भी क्लैडिंग है, यानी कि यहाँ पर इस क्लैडिंग की एक लेयर हमने ऐसी बना दी कि जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, और इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाए कि हमारी जो लाइट रे है वो इसमें से रिफ्रैक्ट करके पास आउट ही ना कर सके। इसी तरह इंटरनल पार्ट जो है स्टूडेंट ये हमारे पास कहलाता है कोर, और इस कोर के अंदर जो मटेरियल यानी कि ग्लास फाइबर यूज़ की जाती है उसकी डेंसिटी और उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। नॉर्मली जो हमारी बुक के अंदर यूज़ की जाती है या नॉर्मली हमारी बुक के अंदर जो बताया गया है कोर के अंदर जो उसकी इंडेक्स वैल्यू वो है हमारी n = 1.53। ये डिफरेंट क्लास की होती हैं। कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स ऐसी हैं जो सिंगल एक रे को जो है वो थ्रो करवाती हैं, और कुछ ऐसी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो एक ही टाइम में सेम टाइम में बहुत ज़्यादा लाइट रेस को पास करवा देती हैं और रिफ्लेक्ट करवा कर रिसीव भी कर लेती हैं। अच्छा, इसी तरह यानी ट्रांसमिशन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, तो दोनों फिनोमिना यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, जब ऑप्टिकल फाइबर की बात की जा रही हो तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारी लाइट रे कैसे ट्रैवल करती है। स्टूडेंट, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज़ करते हैं। लाइट रे को एक ऐसे एंगल पर थ्रो करवाते हैं कि यहाँ से आपकी जो लाइट रे है वो इस तरह से स्ट्राइक होकर इंटरनली रिफ्लेक्शन के साथ शिफ्ट होना शुरू हो जाए, और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपको लाइट रे कभी भी दरमियान में ब्लिंक होती हुई नज़र नहीं आती, हमेशा आपके एंड पॉइंट पर ही नज़र आती है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट, हमने इसको और ज़्यादा बेहतर किस तरह से बनाया। हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल्स बन रहे थे इसकी वजह से यहाँ पर बिल्कुल स्ट्राइक करवाती है और अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी वेव की जो एनर्जी है वो भी लूज़ हो जाती है। इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा कि हमारी ये जो वेव थी जिसकी एनर्जी कम हो चुकी है इसको दोबारा से एम्पलीफाई करेगा और रिसीव कर लेगा। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं जो हमारी ये लाइट को जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करवाते हैं, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हमारे पास रिसीवर्स होते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह अब ट्रांसमीटर और रिसीवर्स के साथ भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारी एनर्जी कई दफ़ा वीक हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट रे की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वीक ना हो या कहीं पर ब्रेक ना करे। तो उसके लिए अब हमने एंगल को इतना ज़्यादा शिफ्ट किया और इसकी क्वालिटी को इतना ज़्यादा बेहतर बना लिया कि अब हमारी जो लाइट रे हैं वो पैराबोलिक फॉर्म के अंदर जो है वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं वेव की फॉर्म में, और मल्टी कोडेड के अंदर तो फिर डिफरेंट वेव्स सेम टाइम में ट्रैवल कर रही होती हैं। तो इस तरह से हमने एक फाइबर ऑप्टिक बना ली जिसके अंदर से हम लाइट रे को ट्रैवल करवा रहे हैं। अब सेकेंडली हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो ऑप्टिकल फाइबर है हम इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अपनी रियल लाइफ में देखें तो आज आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। आपका डाटा बहुत ही कम टाइम के अंदर एक जगह से दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो चला जाता है, और सिर्फ उसकी वजह यही है
लाइट रे की स्पीड सबसे ज़्यादा होना और ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होना, इसी तरह डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिहाज से कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग डाटा ट्रांसमिट करती हैं। हम नॉर्मली जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, इसको अब आप देखें कि कहीं हमने इसको हवा में भी हैंग अप नहीं किया हुआ। हम इसको क्या करते हैं, समुंदर की सतह के बिल्कुल नीचे गहराई में ज़मीन थोड़ी सी खोद कर वहाँ पर डुबा देते हैं, ताकि कि कोई मछली या कोई जानवर वगैरह भी जो है वो इसको बाइट करके तोड़ ना दे। ब्रेक करेगी तो हमारी एनर्जी सारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको ज़मीन के अंदर थोड़ा सा गहराई करके 5 to 6 इंचज़ और वो इसको वहाँ पर खुदाई करके ज़मीन के अंदर साथ साथ डुबाते चले जाते हैं, ताकि कि कोई जानवर इसको नुकसान ना पहुँचा सके या पत्थर के कॉर्नर के ऊपर आकर भी वो ब्रेक ना हो और हमारा डाटा बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो जाए। तो आज भी रियल लाइफ के अंदर आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट फिनोमिना सुने हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, यानी आप लोग अपने थ्रॉट्स को देखने के लिए, आपने अपने मैदे के अंदर अगर कोई ख़राबी है उसको देखने के लिए, अल्सर की बीमारी को देखने के लिए आप डिफरेंट फाइबर्स की वायर यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो शो करवा देती है उस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। तो वो यही है कि आपके पास उस फाइबर के सामने एक कैमरा लगा होता है और कैमरे के अंदर जो हमारे पास लाइट रे की फॉर्म के अंदर डिफरेंट जो एनर्जी पैकेट्स हैं वेव्स के, वो हम उसके अंदर थ्रो करवाते हैं ताकि हम साउंड्स भी सुन सकें और हम लोग जो है वो व्यू भी ले सकें। तो इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम अपनी इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट, आज के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, कि जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल से हमारा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज़ कर जाए तो फिर हमारे पास क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस तरह से वर्क करती है उसके लिए भी फिनोमिनाज मैंने आपको बता दिए। इसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, खाली ये हमारे पीछे वाले टॉपिक से रेलेवेंट था इसलिए ये आपको गाइड कर रहा हूँ। हमारे पास एक नेक्स्ट एप्लीकेशनल एग्जाम्पल के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिज्म भी मेंशन है कि प्रिज्म के अंदर से हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है वो किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट, आप ये देखें कि एक इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आती है और आने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब फिर एज एन इंसिडेंट ये वर्क करेगी और यहाँ से आने के बाद फिर इसी एंगल पर अपने ओरिजिनल एंगल पर डाइवर्ट हो जाएगी और ये हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर भी इसकी ये नॉर्मल रे है, ये इसकी नॉर्मल रे है। और स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल भी आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट किया जा सकता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना चाहें तो हम अपनी इसी रे को बढ़ाते हैं और यहाँ से इस रे को भी बढ़ाते हैं और ये जो हमारे पास एंगल स्टूडेंट मिलता है ये वाला, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एक फिनोमिना भी आपको शो किया गया था कि आप जो है वो प्रिज्म के थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आज के टॉपिक से रेलेवेंट थी, जो सिर्फ जनरल नॉलेज बेस पे थी। इसमें से कुछ चीज़ें आपने जो याद रखनी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन याद करनी है, ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन याद करनी है, ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की किस तरह से वो वर्किंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डिटेल के अंदर। और इसी तरह आपने सिर्फ ये पढ़ना है एक दफ़ा कि आपके पास जो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म है वो किस तरह से हो रही है आपकी बुक के अंदर। और उम्मीद है कि आपको ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड थे मोस्टली, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।